हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों क्या हाल है? घर पे हो गए सब लोग? और ये हमारा जो एफ़र्ट है ऑनलाइन क्लासेस का, उसके लिए हम लोग वीडियोस जो है बना रहे हैं। और ये वीडियोस ज़ूलॉजी की बात करें तो ज़ूलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अभी जो इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इसको जो है देखेंगे। और मेरी आप लोगों से एक इंस्ट्रक्शन है आप लोग को दूंगा कि पढ़ने जब आप वीडियो लेक्चर देखने बैठो मेरे, तो आप एक कॉपी और पेन साथ में लेके बैठें। तो उससे क्या होगा कि जो इंस्ट्रक्शन हम देते जा रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को आप जो है नोट करते चलेंगे, तो वो इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, मैंने अभी वाईफाई ऑफ कर दिया है जिससे कोई बीच में अभी डिस्टरबेंस नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम एनसीईआरटी क्लास 12th का ये पहला चैप्टर है। और ये जो हम एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं ये सबसे न्यू एनसीईआरटी जो पब्लिश हुई थी उसके ऊपर हम ये वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो में हम जो चीज़ें लेके चल रहे हैं उसको ध्यान से चलते चलेंगे और चीज़ों को अंडरलाइन जो मैं करूँगा उसको नोट करते चलेंगे। ठीक है, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि केवल यही नहीं, इसके बाद आप नीट में सेलेक्ट होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पर भी कॉन्सेप्चुअली चीज़ें यही फर्स्ट ईयर में पढ़नी रहेंगी। और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। हमारा ये वीडियो लेक्चर बनाने का हमारा मोटिव ही यही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर होना चाहिए और जिसको वो बार बार रिवाइज़ करके देख सकें। ठीक है, तो अभी जो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमंस में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ फाउंड। और कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता दूँ कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में और इस चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर शुरू करने से पहले या दूसरे पॉइंट पे जाने से पहले हम चीज़ें आपको बता दें कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन या ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए ह्यूमंस दो तरह के होते हैं, मेल और फीमेल, और दोनों की मॉर्फोलॉजी अलग होती है। और इसी जो मेल और फीमेल का जो डिफरेंट अपीयरेंस है इसी को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहा जाता है। एंड इट इज़ डिफाइंड एज on the basis of sexual character the morphology of humans are of two type, male and female, and this is termed as sexual dimorphism। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है तो मेल की बॉडी में और फीमेल की बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए गैमीट फॉर्मेशन होता है। तो इस चैप्टर में प्रॉपरली है क्या उसको देखते हैं, समझते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जो कि दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो अलग अलग बॉडी में, मेल में अलग फीमेल में अलग पाए जाते हैं, दोनों को देखना है, दोनों का स्ट्रक्चर, उनके फंक्शनिंग, उनकी हिस्टोलॉजी यानी टिश्यू स्ट्रक्चर जिसकी ज़रूरत होगी। गैमीट बनता है, गैमीट फॉर्मेशन जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। फिर दोनों गैमीट में कौन ट्रांसफ़र होता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है। फिर दोनों का फ्यूजन जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस और एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोलॉजी, ये पूरा हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। कुल मिलाकर थोड़ा वास्ट इसका जो कवर है, इस चैप्टर का जो कवरेज है वो थोड़ा वास्ट है। तो उम्मीद है कि पेशेंस रख के हम चीज़ों को फैक्ट बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इन फैक्ट्स को आपको दिमाग में लेके चलना है। तो यानी ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि गैमीट फॉर्मेशन होना चाहिए। सो एज यू आर अवेयर ह्यूमंस
आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी दे गिव बर्थ टू यंग वंस। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो रिप्रोडक्शन कराने के लिए जो एक इवेंट होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जिसे हम कहते हैं गैमिटोजेनेसिस, या जो गैमीट मेल में बनता है उसे स्पर्म कहते हैं, उसके फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और जो फीमेल में बनता है उसे ओवम कहते हैं और उसके फॉर्मेशन को oogenesis कहा जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म, अब बनने के बाद वो ट्रांसफ़र भी होगा। मेल स्पर्म ट्रांसफ़र होता है, फीमेल में कभी भी फीमेल स्पर्म या गैमीट ट्रांसफ़र नहीं होता, फीमेल गैमीट या ओवम ट्रांसफ़र नहीं होता। आई एम सॉरी, मैंने फीमेल स्पर्म वर्ड यूज़ किया, ऐसा कुछ भी नहीं होता, फीमेल स्पर्म वर्ड जैसा कुछ भी नहीं पाया जाता, फीमेल गैमीट या ओवम की बात कर रहे हैं। तो मेल गैमीट जो है वो ट्रांसफ़र होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, और उस ट्रांसफ़र को इंसेमिनेशन कहा जाता है। तो पहला तो गैमीट बना, उसके बाद मेल गैमीट ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र के बाद इनका फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमीट का, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा क्या, जाइगोट। और दिस इज़ फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, जो कि अर्ली एम्ब्रियो होता है, यानी जाइगोट जब फर्टिलाइज होगा उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल। अब जो अर्ली एम्ब्रियो है ये बनने के बाद अटैच भी होगा, किस में अटैच होगा, फीमेल की यूटरस की वॉल में, और उसे कहा जाता है इम्प्लांटेशन। और इसी अटैचमेंट के बाद वो अर्ली एम्ब्रियो बनता है और प्रेगनेंसी पीरियड चलता है। तो उसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, और उस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एंड डिलीवरी ऑफ बेबी, पार्चुरेशन या प्रेगनेंसी भी कह रहे हैं यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है जेस्टेशन या प्रेगनेंसी कहा जा रहा है। एंड डिलीवरी ऑफ बेबी, और जब प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है तो उस फीटस को, उस एम्ब्रियो को, डेवलप्ड एम्ब्रियो को बर्थ जब देते हैं तो उसे पार्चुरेशन कहा जाता है। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑकर आफ्टर प्यूबर्टी, और हमने पढ़ा है कि ये रिप्रोडक्टिव इवेंट जो है प्यूबर्टी के बाद होते हैं। प्यूबर्टी का मतलब क्या, द एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। प्यूबर्टी मतलब क्या, द एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में प्यूबर्टी की एज अलग अलग होती है, आगे इसको देखेंगे। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज even in old men, but formation of ovum ceases in women after age of 50 years। ये पॉइंट याद रखना, 50 years क्वेश्चन बनता है, 50 years। Let us examine the male and female reproductive system in human। तो बात ये है कि रिप्रोडक्शन ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए मेल और फीमेल में होने वाले जो इवेंट हैं वो दोनों ही अलग अलग हैं। मेल में अलग प्रोसेस अलग टाइम पे अलग तरीके से चलता है, फीमेल में अलग प्रोसेस अलग टाइम पे अलग तरीके से चलता है। दोनों में चलने वाली साइकिल भी अलग अलग है, दोनों में बनने वाले गैमीट भी अलग है, उनके बनने का ड्यूरेशन भी अलग अलग है। मेल की हम बात करें तो मेल में गैमीट फॉर्मेशन तब स्टार्ट होता है जब वो प्यूबर्टी की एज में पहुंच जाता है, और वो चलता रहता है गैमीट फॉर्मेशन कब तक, 60, यहाँ पे लिखा है, मेल की तो डेट लिखी नहीं है, लेकिन वो 60, 65, 70 ईयर्स तक चलता रहता है। उसकी कोई एंड होने की प्रॉपर फिक्स ड्यूरेशन या टाइम नहीं है मेल में गैमीट फॉर्मेशन का। लेकिन फीमेल में ये थोड़ा सा अलग है। फीमेल में जो गैमीट का फॉर्मेशन है वो तभी स्टार्ट हो जाता है जब वो फीमेल बर्थ के पहले एम्ब्रियो स्टेज में थी, यानी फीमेल में गैमीट का फॉर्मेशन उसके एम्ब्रियो स्टेज में ही, बर्थ के पहले ही स्टार्ट हो जाता है, और ओवम जो है वो मैच्योर होता है प्यूबर्टी के बाद, और ओवम का मैच्योरेशन कब तक चलता रहता है, बाय रीचिंग द एज ऑफ 50 ईयर्स। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और यही एग्जाम में यही स्टेटमेंट, यही पॉइंट पूछेगा, 50 ईयर्स कितने साल, वहाँ पर 45 नहीं पूछेगा, 55 नहीं पूछेगा, 60 नहीं पूछेगा, इट विल आस्क 50 ईयर्स, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है। इस बात को बहुत ध्यान से लेके चलना, जो बातें यहाँ लिखी हुई वे बातें एज इट इज़ पूछी जाएंगी। ठीक है,
तो एग्जामिन करते हैं सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन यानी कमर वाले पार्ट में। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटली। एक्सटर्नल तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर जो उसमें टेस्टिस पाया जाता है, एसेसरी डक्ट्स पाई जाती हैं, ग्लैंड्स पाए जाते हैं और एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस भी पाया जाता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे और इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम थोड़े इस डायग्राम को देखें, ठीक है। और इस डायग्राम में जो बातें छुपी हुई हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात हमें दिख रहा है किडनी से यूरेटर आ रहा है और यूरिनरी ब्लैडर से एक ओपनिंग निकल रही है और ये यूरेटर आता है यूरिनरी ब्लैडर में मर्ज होता है। और सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे जो बेसिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है टेस्टिस, और जब स्पर्म रिलीज़ होता है तो स्पर्म इस डक्ट से आता है और दोनों डक्ट यहाँ पर जुड़ते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना बोल के इसका एक और नाम दिया जाता है यूरोजेनाइटल सिस्टम। क्या नाम दिया जाता है? यूरोजेनाइटल सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये कॉमन पैसेज है जहाँ से यूरिन और सीमेन दोनों चीज़ें पास होती हैं, या स्पर्म दोनों पास होते हैं, और इसीलिए इसे यूरोजेनाइटल सिस्टम कहा जाता है। फीमेल में ऐसा नहीं, फीमेल में दोनों सिस्टम सेपरेट होते हैं, मेल में दोनों सिस्टम एक कॉमन पाथवे को शेयर करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सबसे पहले यूरोजेनाइटल सिस्टम भी कहा जाता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, इसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, मैं उनकी नंबरिंग करते हुए चलूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले टेस्टिस, जो कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कहा जाता है? देखिए ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनने के लिए 3 कैरेक्टर होना ज़रूरी है। पहला कैरेक्टर ये कि वो ऑर्गन बर्थ से प्रेजेंट होना चाहिए। सो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनने के लिए इट शुड बी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। तो पहला ये कि ये बर्थ से प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि इट शुड परफॉर्म गैमीट फॉर्मेशन, ये गैमीट फॉर्मेशन करना चाहिए। और तीसरा ये है कि इट शुड सिक्रीट सेक्सुअल हार्मोन, ये जो ऑर्गन है ये सेक्सुअल हार्मोन बना। अगर ये 3 बातें होती हैं तो उसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। और ये तीनों बातें केवल 2 ही ऑर्गन कर पाते हैं। मेल में ये काम कर पाता है टेस्टिस, और फीमेल में ये काम कर पाता है ओवरी। और ये टेस्टिस और ओवरी ये तीनों प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और इसीलिए इन्हें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। और इनके अलावा जितने भी ऑर्गन या डक्ट इस सिस्टम में हैं उनको सबको एसेसरी ऑर्गन कहा जाता है। क्यों? एसेसरी ऑर्गन का काम होता है एसेसरी ऑर्गन का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट। इनका सबका, इसके अलावा जितने भी ऑर्गन दिखेंगे वो सारे किस में हेल्प करते हैं? गैमीट के ट्रांसपोर्ट में। तो ये बात को याद रखना है।
ठीक है। तो टेस्टिस जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसलिए मैंने इसको 1 बोला है। अब इसके अलावा इससे अटैच होता है एक डक्टल पार्ट जो इसी का पार्ट है, आगे उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ से वास डिफरेंस रिलीज़ होती है, निकलती है। वास डिफरेंस आगे जाके उसमें सेमिनल वेसाइकल अटैच होते हैं, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल अटैच होने के बाद वास डिफरेंस बन जाता है क्या, इजैकुलेटरी डक्ट, और ये इजैकुलेटरी डक्ट जाता है किसमें, प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है तो बाहर यहाँ पे पाया जाता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को क्रॉस करने के बाद ये इजैकुलेटरी डक्ट बन जाता है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा जब रिलीज़ होता है बाहर तो इसको सपोर्ट करने के लिए कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस। अब पेनिस के बारे में ख़ास बात है कि इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो सेंसिटिव पार्ट होता है, उसे ग्लांस पेनिस कहा जाता है, एंड इट इज़ कवर्ड बाय लूज फोर स्किन जिसे प्रिप्यूज भी कहते हैं, ठीक है। लूज फोर स्किन जिसे प्रिप्यूस कहा जाता है। तो ये बात याद रखना, बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देखते हैं। सो टेस्टिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी। अब एब्डोमेन कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है एक मस्कुलर पाउच में जिसे कहा जाता है स्क्रोटम। विद इन अ मस्कुलर पाउच, यहाँ पर मैं कुछ वर्ड यूज़ करते चल रहा हूँ जिससे कि दिमाग में बैठता जाएगा, इज नोन एज स्क्रोटम। स्क्रोटम हेल्प्स, बॉडी के बाहर होता है तो ये लो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, कितना लो टेम्परेचर, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर ये जनरेट करता है। दिस टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, और ये टेम्परेचर क्यों मेल में जरूरी है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। इन एडल्ट की बात करें, ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। टेस्टिस जो है ओवल शेप का होता है विद द लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। ये डायमेंशन याद रखना। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग। अब टेस्टिस जो है डेंस, मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ, फाइब्रस कवरिंग पाई जाती है। ईच टेस्टिस हैज़ 250 कंपार्टमेंट, और हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट या बोला जाए सेगमेंट दिखाई देते हैं, जिन्हें हम लॉब्यूल या टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहते हैं। तो टेस्टिस की अगर हम बेसिक बात करें, बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसके 2 पार्ट पाए जाते हैं। एक इसमें लॉब्यूलर पार्ट पाया जाता है और एक इसमें डक्टल पार्ट पाया जाता है। यानी एक पार्ट होता है जो लॉब्यूल का बनता है और एक पार्ट होता है जो बहुत सारी डक्ट से बनता है। तो लॉब्यूलर पार्ट में लगभग 250 कंपार्टमेंट और लॉब्यूल पाए जाते हैं। डक्टल पार्ट की हम आगे बात करेंगे। ईच लॉब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हर लॉब्यूल में 1 से लेके 3, यहाँ पर देखते हैं इस डायग्राम को, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर लॉब्यूल बने हुए हैं, आप देखिए यहाँ पर अगर आपको एक सेगमेंट ये दिख रहा है, एक सेगमेंट ये दिख रहा है, एक सेगमेंट ये दिख रहा है, एक सेगमेंट इधर दिख रहा है, तो ये लॉब्यूल दिखते हैं। और लॉब्यूल से बाहर निकलती हुई ये आपको पतली पतली डक्ट्स दिख रही हैं, ठीक है। तो हर लॉब्यूल में 1 से लेके 3 कॉइल्ड ट्यूब्स पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इन ट्यूब्यूल्स के इनर लाइनिंग पे, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इनकी इनर लाइनिंग पे स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल पाई जाती है, इस पे स्टार लगा लेंगे, और सर्टोली सेल्स भी पाई जाती हैं। मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनर साइड पे, इनर लाइनिंग पे पाई जाती है, यानी अंदर की तरफ। मेल जर्म सेल के बारे में लिखा है, द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोसिस, ये याद रखना, मियोटिक डिवीजन होता है इसमें, जिससे फाइनली स्पर्म फॉर्मेशन होता है।
और स्पर्म तो बन गया, तो सर्टोली सेल का काम क्या हुआ? सर्टोली सेल इस स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और इसीलिए इसे नर्स सेल कहा जाता है। याद रहेगा, सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। और जर्म सेल कहाँ बनी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, वहीं पर सर्टोली सेल भी थी। सो सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल एंड इट इज नोन एज नर्स सेल, या इसे सस्टेंटैकुलर सेल भी कहा जाता है। याद रहेगा, सर्टोली सेल, नर्स सेल या सस्टेंटैकुलर सेल। अब इस ट्यूब्यूल के बाहर, अगर बाहर की बात करें तो इसके बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस होता है और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें लेडिक सेल कहा जाता है। ये बड़ी खास सेल्स होती हैं। दीज सेल सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। ये सेल्स टेस्टिस में सिक्रीट होने वाला मेल हार्मोन एंड्रोजन सिक्रीट करती हैं, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, यानी बाकी कुछ और भी सेल्स होती हैं जो इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होती हैं। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लॉब्यूलर पार्ट ऑफ टेस्टिस। आगे इसको हम एक पॉइंट में रिवाइज करते हैं। हर लॉब्यूल में, एक टेस्टिस में लगभग 250 से 300 लॉब्यूल होते हैं। हर लॉब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वही है जहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनर लाइनिंग पे जर्म सेल या मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल पाई जाती है। मेल जर्म सेल वो होती हैं जो मियोसिस करके स्पर्म को बनाती हैं या गैमीट को बनाती हैं, और सर्टोली सेल्स वो होती हैं जो स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन देती हैं, जिसकी वजह से इन्हें नर्स सेल कहा जाता है। ये अंदर की कहानी हो गई। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो स्पेस होता है उसे इंटरसेलुलर या इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। उसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें लेडिक सेल्स कहते हैं, और ये लेडिक सेल्स मेल हार्मोन या मेन टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन सिक्रीट करती हैं, जिसे मेल हार्मोन भी कहते हैं या टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लीमेंट सेल्स इम्यूनोलॉजिकली यानी इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने वाली कॉम्प्लीमेंट सेल्स पाई जाती हैं। अब डक्टल पार्ट की बात करें, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटी टेस्टिस। जो लॉब्यूल है, लॉब्यूल के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब बाहर निकलती हैं तो पतली पतली ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में निकलती हैं, जिन्हें रेटी टेस्टिस कहा जाता है। ये रेटी टेस्टिस आगे चल के वासा इफ्रेंशिया बनाते हैं। लेकिन अगर हम रेटी टेस्टिस के स्ट्रक्चर पे जाए तो ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, जिसे रेटिकुलर टेस्टिस भी कहा जाता है, रेटिकुलर टेस्टिस, और इसीलिए इसका नाम पड़ा रेटी टेस्टिस। ये पूरा एक नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का, वो ट्यूब्यूल्स का जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलती हैं और आगे चल के ये पतली पतली ट्यूब्यूल्स बना लेती हैं, जिन्हें वासा इफ्रेंशिया कहा जाता है। वासा इफ्रेंशिया जाता है एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस क्या है भाई? जो टेस्टिस के साथ हाईली कॉइल्ड पार्ट दिख रहा है, ये एपिडिडाइमस है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। और एपिडिडाइमस के बेस से निकलता है वास डिफरेंस। इसके बेस वाले पार्ट को कॉर्डा एपिडिडाइमस कहा जाता है या टेल एपिडिडाइमस। वहाँ से निकलता है वास डिफरेंस, लेकिन वास डिफरेंस जो है वो ऐसे डायरेक्टली नहीं निकलता। इट इज़ कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, और जो कनेक्टिव टिश्यू उसको कवर करता है उसे स्पर्मेटिक कॉर्ड कहा जाता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है, याद रहेगा। सो द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन
वासा एफरेंशिया थ्रू रीटी टेस्टिस। तो पहले रीटी टेस्टिस और फिर वासा एफरेंशिया, ये ऐसे मत चलना कि पहले वासा एफरेंशिया फिर रीटी टेस्टिस। द वासा एफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड opens into epididymis located along the posterior surface of each testis. It is the highly coiled part. The epididymis lead to vas deferens that ascends, यानी ascends मतलब ऊपर चढ़ेगा और आगे बढ़ेगा to the abdomen and loops over the urinary bladder, और ये urinary bladder के ऊपर जाकर loop बनाता है, vas deferens. It receive a duct from seminal vesicle. सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट इसको ज्वाइन करती है और ये इजैकुलेटरी डक्ट बन जाता है, और इजैकुलेटरी डक्ट आके चल के यूरेथ्रा में ओपन होता है। तो पहले इजैकुलेटरी डक्ट फिर यूरेथ्रा। दीज डक्ट स्टोर द, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो डक्ट होती हैं इजैकुलेटरी डक्ट, दे स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। तो ये टेस्टिस से स्पर्म को बाहर ले जाने का काम करती हैं, किससे? यूरेथ्रा से। द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मिएटस। तो जिसकी बाहर की ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की, इस ओपनिंग को यूरेथ्रल मिएटस कहा जाता है, जो पेनिस के अंदर से ओपन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए, जो अभी हमने पीछे पढ़ा उसी डायग्राम को याद कर समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में हमें ज़्यादा तो सेल्स दिखाई नहीं देंगी। ये टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन है, और इस ट्रांसवर्स सेक्शन में ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, एक तीसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये चौथी, अलग अलग ट्यूब्यूल्स हैं। अब इनके अंदर हमें ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स दिखाई दे रही, दिख रही है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, ये हो गई। लेकिन यहाँ पे हमने बोला मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया सेल, ये जो फ्लैजेला या टेल वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ये होते हैं स्पर्मेटोजोआ। जब स्पर्मेटोगोनिया सेल मियोसिस से डिवाइड होती है तो जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है मियोसिस के बाद वो होता है स्पर्मेटोजोआ। और यहाँ पर हमें कुछ ऐसी बड़ी सेल्स भी दिख रही हैं, जैसे ये दिख रही है, ये होती हैं सर्टोली सेल्स, ये सर्टोली सेल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर भी हमें कुछ यहाँ सेल्स दिख रही हैं, देखिए आप, ये सेल्स होती हैं लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है, या लेडिक सेल्स कहते हैं। तो ये हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी अगर टेस्टिस को कट करके माइक्रोस्कोप में हम इसकी फिल्म देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर हमें ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पेनिस जो है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू क्या है? साइनस कंटेनिंग स्मूथ मसल्स, साइनस कंटेनिंग स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज नोन एज ग्लैंस पेनिस। हमने अभी डायग्राम में बताया, विच इज कवर्ड बाई अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन नोन एज फोरस्किन या प्रिप्यूस भी कहते हैं। द मेल एसेसरी ग्लैंड, मैंने बताया प्रिप्यूस। उसके बाद द मेल एसेसरी ग्लैंड यानी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें सेमिनल, वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कंस्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा। यानी इन तीनों का जो सिक्रीशन है वो मिलाकर कहलाता है सेमिनल प्लाज्मा। ये याद रखना, एक का सिक्रीशन नहीं, तीनों का सिक्रीशन, जिसमें विच इज़ रिच इन फ्रक्टोज, जो फ्रक्टोज में रिच है, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प्स इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड जो था, जिसे काउपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है, याद रखना, काउपर्स ग्लैंड,
ये एक ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसे जो कि मतलब ल्यूब्रिकेट करता है पेनिस को ड्यूरिंग कॉपुलेशन। अब मैं इन तीनों ग्लैंड की थोड़ी सी इंडिविजुअल कहानी बता दूं आपको। तो सबसे पहले सेमिनल वेसाइकल, ये जो सब्सटेंस सिक्रीट करता है उसे सेमिनल फ्लूइड कहा जाता है, और वो सेमिनल फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है स्पर्म सेल को। इसी सेमिनल फ्लूइड में फ्रक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, और प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन भी पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन, जो कि कोगुलेशन कराता है। तो इसीलिए आगे हम एक पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे, आगे चल के जब सीमेन रिलीज होता है बॉडी से तो कुछ समय बाद वो कोगुलेट हो जाता है, कैल्शियम उसको कोगुलेशन में हेल्प करता है। और इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन पाया जाता है, ये पॉइंट याद रखना, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, अब बात आती है प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड भी, अच्छा बात ये है कि सेमिनल वेसाइकल जो है इसका पीएच, सेमिनल फ्लूइड जो सिक्रेट होता है सेमिनल वेसाइकल से, उसका पीएच बेसिक होता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये भी एक फ्लूइड सिक्रेट करता है जिसे प्रोस्टेट फ्लूइड कहा जाता है। अब याद रखो हमने यहाँ कहा था ये यूरोजेनाइटल सिस्टम है, क्योंकि यहीं से यूरिन भी पास हुआ था, और यूरिन इज एसिडिक इन नेचर, 5.6 5.5 के लगभग उसका पीएच पाया जाता है। और उसके पास होने के बाद उस पूरे पाथ को बेसिक बनाना पड़ता है, जिसके लिए उसको बेसिक बनाने के लिए प्रोस्टेट फ्लूइड सिक्रेट होता है। सो प्रोस्टेट फ्लूइड मेक्स द पैसेज बेसिक टू अवेल द ट्रांसपोर्ट ऑफ सीमेन। इसका यही काम है, ये उस पाथ को बेसिक बना देता है जिससे सीमेन का ट्रांसपोर्ट आसानी से हो पाए। ये बात याद रहेगी। और सीमेन का ट्रांसपोर्ट जब आसानी से होता है तो उसको आगे चल के बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन सपोर्ट करता है, कॉपुलेशन में ल्यूब्रिकेट करता है। तो इसका सिक्रीशन यानी प्रोस्टेट फ्लूइड का सिक्रीशन और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड के का सिक्रीशन जो है सीमेन के रिलीज से पहले होता है। ये बात याद रखना, ठीक है। तो इसका काम होता है ल्यूब्रिकेशन, ये भी बेसिक होता है, ल्यूब्रिकेट करता है, ठीक है। तो ये था एक इंट्रोडक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हम वीडियो जो है बेटा थोड़े थोड़े उसकी बनाएंगे जिससे कि हमें अपलोड करने में थोड़ा आसानी रहे। बहुत बड़ी वीडियो बनाते हैं तो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो छोटे छोटे वीडियोस हम रेगुलरली बेसिस पे हम बनाते जाएंगे और एक जो है रिमार्केबल पोर्शन उसमें हम कवर करते जाएंगे। तो अभी जो हमारा पहला वीडियो था इसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक बच्चों अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया हो, इसको देखिए, अगर ज़रूरत हो तो एक बार और रिवाइज़ करिए, और फिर हम मिलते हैं इस वीडियो के इस चैप्टर के अगले वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।